गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 20 जनवरी 2025 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए और जो भी शिकायत और सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता? कर्नाटक ने। हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? पीबी सिंधु। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित होगा? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में पहली बार भारत का लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित रॉकेट चालित ट्रेन इंजन किसने विकसित किया? तो इंडिया ने विकसित किया है, 1200 हॉर्स पावर का। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक कितनी है? तो भारत 25वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? 11 से 17 जनवरी तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सी चोर्ट 3.0 लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब। हाल ही में बिग बाय मकड़ी की प्रजाति की खोज कहाँ हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक रहे कल के हमारे प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में पहला खो खो विश्व कप 2025 किसने जीता है? इसका जवाब हो जाएगा इंडिया। तो भारत ने नेपाल को हरा करके पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में भारत चैंपियन बन गया है। ठीक है, नेपाल को दोनों ही कैटेगरी में हराया है भारत ने, चाहे मेंस हो चाहे वीमेन हो, तो दोनों कैटेगरी में भारत ने नेपाल को हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 इसका आयोजन 13 से 19 जनवरी तक जो है नई दिल्ली में खेला गया। ये भारत की मेंस और वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप जीत लिया है। रविवार को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दोनों कैटेगरी के फाइनल खेले गए। वुमेन्स ने नेपाल को 78-40 से बड़े अंतर से हराया, वहीं मेंस टीम ने नेपाल को हराया, लेकिन अंतर जो है 54 और 36 का रहा। वुमेन्स टीम की कप्तान थी प्रियंका इंगले और मेंस टीम के कप्तान थे प्रतीक बैंकर। ठीक है, खो खो के गेम में दो टीमें हिस्सा लेती हैं, दोनों में 12-12 प्लेयर होते हैं, 12-12 प्लेयर का एक स्क्वाड होता है। चेज करते समय 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं और डिफेंस करते समय 12-12 खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हैं। दोनों टीमों को 7-7 मिनट की 2 पारियों का मौका मिलता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में खेल से जुड़ी जो है कुछ तथ्य पूछ लेता है, जैसे कि पूछ लिया जाएगा खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको इसको जानते रहिएगा। जब चेज कर रहे हों तो 7 खिलाड़ी होते हैं, जब डिफेंस कर रहे हों तो 12-12 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोक बरोक दिवस कब मनाया गया? तो कोक बरोक दिवस मनाया गया 19 जनवरी को। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में हर वर्ष 19 जनवरी को कोक बरोक दिवस मनाया जाता है। यह दिन त्रिपुरा के आधिकारिक भाषा कोक बरोक को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है कोक बरोक, इसी को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा में हर वर्ष मनाया जाता है कोक बरोक दिवस। त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो जनवरी माह के प्रमुख भी इम्पॉर्टेंट दिवस आए हैं, आइए रिवीजन कर लिया जाए। तो 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस, 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी ज्योतिबा फूले की जयंती, सावित्री बाई फूले की, यहाँ पर ज्योतिबा नहीं होगा, सावित्री बाई फूले की जयंती, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा काशी में तमिल संगम चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा काशी तमिल संगम चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। काशी तमिल संगम का तीसरा संस्करण 15 फरवरी से शुरू होगा।
15 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू होगा। काशी तमिल संगम तमिलनाडु और काशी के बीच बंधन का जश्न मनाने की एक पहल है। ठीक है, इसका जो शुरुआत किया है पोर्टल का धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में ईंधन टैंकर विस्फोट में 77 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है? इसका जवाब हो जाएगा नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में यहाँ पर एक टैंकर में विस्फोट हो गया और हुआ क्या कि इसमें पेट्रोल भरा हुआ था, ये टैंकर जा रहा था और अचानक से पलट गया। और पलटने के बाद जब यहाँ पर लोग जो वहाँ पे आसपास लोग थे तो सोचे कि चलिए मैं पेट्रोल को उठा लूँ, और वही जब वो पेट्रोल के पास पहुँचे तभी अचानक से उस टैंकर में विस्फोट हो गया और आग लग गई और 77 से ज़्यादा अधिक लोग यहाँ पर मारे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर यही घटना है। राजधानी है यहाँ की अबुजा, यहाँ की मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा और राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू। पिछली साल भी अक्टूबर के महीने में नाइजीरिया में जिगवा में इसी प्रकार का विस्फोट हुआ था जिसमें 147 लोग मारे गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को सफल महाभियोग के बाद गिरफ्तार किया गया? इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यू सुक योल। इनको जो है अभी इनके खिलाफ महाभियोग पारित किया गया था और अभी महाभियोग सफल हो गया है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यू सुक योल को उनके निवास से हिरासत में लिया गया था, तब से वह अधिकारियों की हिरासत में है। उन पर पिछले साल 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के लिए देश में विद्रोह करने का आरोप है, जो 1980 के बाद दक्षिण कोरिया के लोकतंत्रीकरण के बाद सबसे गंभीर राजनीतिक संकट माना जा रहा है। इसी के जुर्म में इनके खिलाफ जो है महाभियोग लाया गया था और ये सबसे बड़ा जो है राजनीतिक संकट माना जा रहा है दक्षिण कोरिया के लिए। तो इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। महाद्वीप अगर बात की जाए तो दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में है। सियोल यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा विनोद कुमार। तो विनोद कुमार को अभी हाल ही में इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इंडियन बैंक की बात की जाए तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक से 1 अप्रैल 2020 को विलय हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में भी इलाहाबाद और बैंक और इंडियन बैंक दोनों अब मिलकर के एक साथ काम करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ शुरू की? इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो जापान की येतोमा माइक्रोटेक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के अभी इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने यहाँ पर सेमीकंडक्टर विनिर्माण पहल शुरू की है। इसका लागत जो है कुल लगा है 14,000 करोड़ रुपया। सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, किस का चिप का निर्माण किया जाएगा? तो सिलिकॉन कार्बाइड चिप का निर्माण किया जाएगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जैसे 29 दिसंबर 2021 को तत्कालीन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 76,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ भारत में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 29 दिसंबर 2021 को, जिसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ भारत में चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना था। सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो इसका जवाब हो जाएगा मकरान। तो यहाँ पर अभी जो है तेहरान में बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीषण जल संकट और बिजली संकट तमाम चीज़ों से यहाँ पर, जिसकी राजधानी ईरान है, ईरान की राजधानी जो तेहरान है वो जूझ रहा है। तो जिससे जो है भविष्य के लिए मकरान को अपनी राजधानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया है ईरान ने। तो तेहरान की गिनती दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में होती है। तेहरान में रहने वाले लोगों को पानी, बिजली, रसोई गैस जैसी मूलभूत चीज़ों की कमी से जूझना पड़ रहा है। जनसंख्या के दबाव के अलावा राजधानी बदलने का दूसरा कारण यह भी है कि तेहरान में भूकंप का खतरा बढ़ गया है। ठीक है, तो अभी जो है इसका राजधानी चेंज करने का निर्णय लिया है ईरान ने। तो बात करते हैं ईरान की राजधानी, वर्तमान में तो तेहरान ही है। मुद्रा ईरानी रियाल, बीच में तोमान हुई थी लेकिन अभी जो है पढ़ा यही जाता है कि ईरानी रियाल ही है। आयोग भी यही मानता है, ईरानी रियाल।
चाबहार पोर्ट कहाँ है? तो ईरान में ही है। शाहिद बहस्ती पोर्ट ये भी ईरान में है। दस्त ए लुट दस्त ए कबीर मरुस्थल जो है ईरान में है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ईरान, जो ये मैप में ईरान रहा, और ये पाकिस्तान से सटा हुआ है यहाँ पर इधर, और इधर अफगानिस्तान से लगता है बॉर्डर, इधर तुर्कमेनिस्तान, तुर्की से भी बॉर्डर शेयर करता है ईरान। ठीक है, इराक से भी ईरान बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ की समिति में शामिल हुआ, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब हो जाएगा 2014। तो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डाटा एंड बिग डाटा साइंस, तो इसमें भारत मेंबर बन गया है, अभी सदस्यता ले लिया है। तो वर्तमान में इसमें 31 देश और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। इसका उद्देश्य है वैश्विक सांख्यिकी प्रणालियों को मजबूत करना। तो भारत भी इसका मेंबर बन चुका है। अभी बताएंगे आसियान का नया सदस्य देश कौन सा बना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ब्रिक्स का नया मेंबर कौन बना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी नए संगठन के नए मेंबर बने हैं सभी आप कमेंट बॉक्स, जितने आपको याद हो सभी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में L&T शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ से लॉन्च किया है? इसका जवाब हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई के कट्टुपल्ली शिपयार्ड से इसको लॉन्च किया गया है। यह L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है। INS उत्कर्ष इसका नाम है। आइए जानते हैं, लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे बहुउद्देशीय पोत INS उत्कर्ष को चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया है। अगर ये दूसरा है तो पहला कौन था? INS समर्थ। बात करते हैं L&T की, लार्सन एंड टुब्रो इसका फुल फॉर्म होता है। 1946 में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके CMD हैं SN सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास शुरू किया? तो इसका जवाब हो जाएगा डेविल स्ट्राइक अभ्यास। तो डेविल स्ट्राइक अभ्यास भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के बीच से जो शुरू हुआ, 16 से लेकर 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया, और ये जितने भी सेना के प्रशिक्षण केंद्र हैं सभी पर आयोजित किया गया। ठीक है, तो डेविल स्ट्राइक अभ्यास जो है आयोजित किया गया भारतीय वायुसेना और नौसेना की पूर्वी कमान द्वारा। पूर्वी कमान में जहाँ भी जो है प्रशिक्षण केंद्र है वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वज्र प्रहार नामक अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ये रहे हमारे आज के दिन के करंट के प्रश्न। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी उसका आंसर डिटेल में करें। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।